बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एफसीएम क्लास। आज हम कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो कि टॉपिक था क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। और उसमें हमने चार किस्म की कॉस्ट को डिस्कस करना था, जिसमें से दो कॉस्ट हमने डिस्कस कर ली थी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है। जिस तरह पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि स्टेप फिक्स कॉस्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एक खास हद तक जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी तक जो टोटल कॉस्ट इनकर होती है वो आपकी सेम रहती है। जैसे ही वो खास एक्टिविटी इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन कह सकते हैं, एक्टिविटी कह सकते हैं, अगर वो इंक्रीज करती है तो उस खास हद से जो है वो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे ही वो बढ़ती है तो ऐसी कॉस्ट को हम स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और मैंने कहा था कि स्टेप्स फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट स्टेप से दिया गया है। स्टेप का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। जिस तरह स्टेप्स कहते हैं, एक स्टेप को अगर क्रॉस करते हैं दूसरे स्टेप की तरफ चले जाते हैं, दूसरे स्टेप को क्रॉस करते हैं तीसरे स्टेप की तरफ चले जाते हैं। इसी तरीके से ये कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी तरीके से है। और मैंने कहा था, जिस तरह मैंने एक नेटवर्क की एग्जांपल दी थी, कि अगर 1800 रुपये के अंदर आपका 100 GB का अगर पैकेज है, तो आप इस 100 GB को आप जितना मर्जी यूज करें, आपको 1800 रुपये अदा करने पड़ेंगे। चाहे आप 1 GB यूज करें, चाहे 2 GB यूज करें, चाहे 99 GB यूज करें, चाहे 100 GB यूज करें। हर क्वांटिटी पे जितनी भी आप क्वांटिटी यूज करते हैं और बाकी जाया कर देते हैं, तो आपको 1800 रुपये अदा करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप 100 GB से थोड़ा सा भी ऊपर जाते हैं, तो आपको एक खास अमाउंट जो है ना वो इंक्रीज करके पे करनी पड़ेगी। और फिर आप उसका एडिशनल जो है वो जीबी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 GB तक आप जो है वो यूज करेंगे तो 1800 रुपये, 100 से ऊपर यूज करेंगे तो आपको 2100 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि 300 रुपये जो फालतू अदा कर रही हैं, वो फालतू इस्तेमाल करने के ऊपर आप अदा करेंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम स्टेप फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। चलें, मैं इसको जिस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है, मैं इस पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है वो कॉस्ट का एक्सिस है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी का एक्सिस है। अगर मैं कहूँ आपको कि अगर जीरो एक्टिविटी होगी, जीरो देखें, जिस तरह ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जीरो एक्टिविटी का मतलब क्या है? ओरिजिन पॉइंट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, या सिंपल वर्ड्स में इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट से ऑनवर्ड आगे जाएंगे, आगे से मुराद क्या हुआ कि लेफ्ट से राइट अगर एक्टिविटी जाती है, तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी बढ़ रही है। और अगर लेफ्ट से राइट एक्टिविटी बढ़ती है, तो डाउन टू टॉप, बॉटम टू टॉप आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है। ठीक हो गया? अगर मैं कहूँ आपको कि अगर आपकी कॉस्ट यहां से लेके यहां तक फिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट, अगर मैं कहूँ आपको कि आपकी कॉस्ट यहां से लेके यहां तक फिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक खास कॉस्ट है जो फिक्स है, और खास एक्टिविटी तक आपकी कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है, ये सारा एरिया जितना भी आप यूज करेंगे, आपको इतनी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने बताया कि चाहे आप 1 GB यूज करें, 1 GB फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, 2 GB यहाँ पे आता है, 3 GB यहाँ पे आता है, 4 GB यहाँ पे आता है, 5 GB यहाँ पे आता है, 6 GB यहाँ पे आता है, 10 GB यहाँ पे आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो जितने भी जीबी यूज करेंगे आपको इतनी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। ठीक है? जैसे ही आप जीबी में का इजाफा करेंगे, मसलन यहां से लेके यहां तक का इजाफा करेंगे, इतने आप इजाफा करेंगे, तो फिर आपकी कॉस्ट फिर ए आपकी कॉस्ट इतनी नहीं रहेगी, फिर इतनी से बढ़ के फिर ऐसे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टेप के बाद कॉस्ट भी बढ़ेगी, और हर स्टेप के बाद एक्टिविटी भी बढ़ेगी। जब एक्टिविटी भी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या कहेंगे? स्टेप फिक्स कॉस्ट कहेंगे। अब मेरा ख्याल है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स पास ऑन करते हैं, और उसके बाद इसका कोई न्यूमेरिकल बनता है तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वो कहना चाह रहा है कि आपकी जो वेयर हाउस की जो कॉस्ट होती है ना, वेयर हाउस की कॉस्ट, और उसका जो है वो एक खास एरिया होता है। जैसे मसलन अगर मैं कहूँ कि हमारी प्रोडक्शन जो है ना वो 1 लाख यूनिट है, 1 लाख यूनिट के लिए हमें एक वेयर हाउस चाहिए है।
अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो फिर हमें 2 वेयर हाउस लेने पड़ेंगे। और अगर मैं इसको इस एग्जांपल को ऐसे कहूँ कि एक वेयर हाउस का किराया 10,000 है, 2 वेयर हाउस अगर लेंगे तो हमें 20,000 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 लाख यूनिट तक जो है ना हम 10,000 रुपये कॉस्ट बर्दाश्त करेंगे, और 20,000 यूनिट तक हमें जो है ना वो 20,000 यूनिट में, या हमें 2 लाख यूनिट तक जो है ना वो 20,000 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्टिविटी भी बढ़ रही है और कॉस्ट भी बढ़ रही है, और एक खास हद की बात बढ़ रही है तो हम फिक्स कॉस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वेयर हाउस का जितना भी किराया होगा वो सारे का सारा फिक्स स्टेप फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल है। और दूसरा सुपरवाइजर की वेजिस वाली बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक सुपरवाइजर 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कंट्रोल करता है, ये 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर जो है उसका कंट्रोल होता है, और अगर एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा, 2 सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे। जब 2 सुपरवाइजर रखेंगे, 2 सुपरवाइजर को तनख्वाह देनी पड़ेगी। जब 2 सुपरवाइजर को तनख्वाह देंगे तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और एक खास हद की बात बढ़ने की वो हम क्या कहते हैं, स्टेप फिक्स कॉस्ट। अब आ जाए इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल की तरफ। 3 बुलेट्स इसमें दिए हुए हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इसको मुकम्मल कर लें। फॉर प्रोडक्शन अप टू 50 विजिट्स, वो कहता है कि अगर 50 विजिट्स तक प्रोडक्शन करते हैं, ओनली 1 सुपरवाइजर इज रिक्वायर्ड। बट इफ प्रोडक्शन इज बिटवीन 50 to 100, अगर आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो 50 से बढ़ के 100 विजिट हो जाती है तो फिर 2 सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे, 2 सुपरवाइजर आर रिक्वायर्ड। तो ये बिल्कुल सही आपके पास एग्जाम्पल आ गई कि अगर हम सुपरवाइजर की सैलरी को ही बेस बना करके हम कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो ये है कि अगर 50 विजिट्स को कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा जाता है, और उसकी सैलरी अगर फॉर एग्जांपल एक 10,000 है, तो फिर 2 सुपरवाइजर रखेंगे तो कितनी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। ऐसी फिक्स कॉस्ट जो कि जो है ना वो 10,000 से बढ़ के 20,000 हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेप फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 सुपरवाइजर। अच्छा, वो खुद भी बता रहा है कि एक सुपरवाइजर की सैलरी जो है ना 18,000 है, तो 2 सुपरवाइजर की सैलरी कितनी हो जाएगी, 36,000 हो जाएगी। और फिर वो तीसरी बुलेट में कह रहा है कि the fixed cost therefore increase in the steps as shown in the step fixed cost graph above। और हमने जो है वो इसका ग्राफ भी ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमने डेफिनेशन वाइज तो डिस्कस कर लिया था, अब हम इसको ग्राफ के जरिए और इसके कुछ क्वेश्चंस के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Semi-variable cost contain both fixed and variable cost element and are therefore partly affected by the change in the level of activity। वो कहते हैं कि जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये वही कॉस्ट है जिसके अंदर एक एलिमेंट फिक्स्ड है और दूसरा एलिमेंट जो है वो वेरिएबल है, दोनों शामिल होते हैं, और इनके दोनों शामिल होने की वजह से ही इसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और ये इनकी जो पार्टली अफेक्ट बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, और ये जो तब्दील होती है, कॉस्ट तब्दील होती है, सिर्फ लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से चेंज होती है। और इसको हम इसको ग्राफ के जरिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैन बी शोन ग्राफिकली एज फॉलोज। पहला जो आपके आपके सामने ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर उसने वर्टिकल एक्सिस में टोटल कॉस्ट दी हुई है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेवल ऑफ एक्टिविटी दी हुई है। ये देखें, बहुत ही जबरदस्त ग्राफ। ये देखिए, ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये टोटल कॉस्ट का एक्सिस है। इसका मतलब ये कि ऊपर से नीचे, सॉरी, नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो कॉस्ट बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पर जीरो कॉस्ट है तो यहाँ पर कुछ ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी, यहाँ पर उससे भी ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी, यहाँ पर उससे भी ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। तो इस तरह कॉस्ट बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुंचेगी। अच्छा, अब लेवल ऑफ एक्टिविटी जिस तरह पहले बताया कि जीरो से लेके लेफ्ट से राइट जो है ना वो मूव करेगी, और इस तरह एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इंटरेस्टिंग बात कि फिक्स कॉस्ट का जो हमने पहले से डिस्कशन की हुई है, इस ग्राफ में भी वही है कि फिक्स कॉस्ट जो है ना एक खास लेवल तक सेम रहती है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट जो है वो सेम रहता है, और जैसे ही जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट इनकर होना शुरू होती है, तो वो इस पॉइंट से इनकर होना शुरू होती है, इस पॉइंट से यहां से लेके यहां तक फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, और यहां से स्टार्ट होगी तो फिर वो बढ़ती 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 जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कॉस्ट के अंदर 2 एलिमेंट शामिल हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये आपका फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है। ये सारे का सारा पोर्शन, ये सारे का सारा, ये वाला पोर्शन जितना भी है, ये सारे का सारा जो है वो आपका फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है। और इससे ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है ये सारे का सारा वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है। ठीक है। अच्छा, अब
यहां पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि टोटल कॉस्ट जो है वो लेफ्ट से राइट जो है वो अपवर्ड मूव करती है, और एक खास हद फिक्स कॉस्ट की हद के बाद शुरू होती है। ये बात याद रखनी है। लेकिन जब हम पर यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट में ये वाला जो एरिया है वो तो फिक्स कॉस्ट का रहेगा रहेगा, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो घटेगी। ये बात याद रख लें कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो घटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला वही होगा, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है ना वो घटेगी, और घटने का जो साइन है वो किस चीज को शो कर रहा है? लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड मूव करने का मतलब ये कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, और हमारी जो पर यूनिट का जो कर्व है वो लेफ्ट से राइट मूव करेगा। चले, अब इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स की बात करते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। ले जी, सबसे पहले वही एग्जांपल जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि बिजली का जो बिल होता है उसके अंदर फिक्स चार्जेस भी होते हैं और वेरिएबल चार्जेस भी होते हैं, जो कि हम यूनिट खर्च करते हैं उसके चार्जेस होते हैं। इसी तरीके से टेलीफोन के बिल के अंदर भी यही बातें हैं। मैंने तो आपके सामने रख दिया था कि यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर जो है ना वो कुछ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट होता है, और कुछ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो आपका वेरिएबल होता है। ये थी आपकी एग्जांपल्स। अच्छा, साथ ही वो आपसे एक छोटा सा टेस्ट ले रहा है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 में आपसे वो पूछेगा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, आई फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, या स्टेप फिक्स कॉस्ट है। ये आपका आज टेस्ट है। मैं भी आपके साथ जो है ना वो मिल करके इस सवाल को करता हूँ, आप भी जो है ना उस सवाल को करें, और हम इसको चेक करते हैं कि हमने कितना अंडरस्टैंड किया। तो सबसे पहले है मंथली रेंट। हमने जितनी भी चारों की चारों एग्जाम्पल पढ़ी हैं अपने डिस्कशन के अंदर, तो रेंट को हमने फिक्स कॉस्ट ही पढ़ा है। तो जो पहला पहला जो आइटम दिया गया है, पहला पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि जी मंथली रेंट क्या होता है, तो हम इसके सामने क्या जवाब लिखेंगे? फिक्स कॉस्ट। क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक हो गया। नंबर 2, काउंसिल टैक्स चार्ज। जो काउंसिल टैक्स चार्ज होता है, मींस कि ये सिंपल, ये आपका एक खास अमाउंट होती है जो कि टैक्स अदा करना पड़ता है। तो इस अमाउंट को भी हम क्या कहेंगे कि ये फिक्स कॉस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं कि जी आपका जो रेंट है वो फिक्स कॉस्ट है, और जो आपका काउंसिल टैक्स है वो भी आपका फिक्स कॉस्ट है। अच्छा जी, तीसरा, प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स वेजेस। प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स वेजेस जो होती हैं, ये जो ऐसे ऐसे वर्कर्स जो कि जो है ना प्रोडक्शन लाइन में जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, वो डेली वेजेस वाले होते हैं। ठीक है, और जो डेली वेजेस वाले होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। और वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है? अगर उन्होंने 1 घंटा काम किया है और 1 घंटे के अगर हम उसके 10 रुपए दे रहे हैं, 2 घंटे काम करने के कितने देंगे? 20 रुपए देंगे। 3 घंटे काम करने के कितने पैसे देंगे? 30 रुपए देंगे। तो इसका मतलब ये कि जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे उतनी ज्यादा वेजेस बढ़ेगी। तो हमने तो वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यही पढ़ा है कि एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज, द टोटल कॉस्ट विल बी चेंज। एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी डिक्रीज, टोटल कॉस्ट विल बी डिक्रीज। एज द टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज, इट्स टोटल कॉस्ट विल बी इंक्रीज। अगर ये वाला फिनोमिना है, तो ऐसा फिनोमिना हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक हो गया। चौथा, चौथा बिल्कुल आप बता सकेंगे, आसानी से बता सकेंगे कि चौथा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये कौन सी कॉस्ट में फॉल करता है? वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, स्टेप फिक्स कॉस्ट है, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? एग्जैक्टली तो ये जो जवाब है इसका वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पांचवा पॉइंट है आपका टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल जो है ये आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और इसी तरीके से एनुअल सैलरी जो होती है ये भी आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी आपकी हाँ, डेप्रिसिएशन जो होती है ये आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। स्टेप फिक्स कॉस्ट देखें जी, ये 7वां पॉइंट। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्यों होती है, इसकी वजह सुन लें। इसकी वजह ये है कि अगर हम एक मशीनरी की या एक प्लांट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो एक खास हद तक एक खास अमाउंट होगी। लेकिन अगर 2 मशीनरियां होंगी तो दो की जो है ना ज्यादा होगी, 3 मशीनरी होंगी तो वो उससे भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
एक मशीन की हद तक अगर महदूद रहते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। लेकिन अगर जैसे ही दूसरी मशीन खरीदते हैं तो उसकी भी डेप्रिसिएशन जो है ना वो करेंगे, तो फिर वो आपकी डेप्रिसिएशन जो है ना वो फिक्स कॉस्ट तो होगी, लेकिन एक खास हद के बाद वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन जो होती है वो आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है, और रॉ मटेरियल जो होता है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसका जवाब वेरिएबल कॉस्ट क्यों है मैंने बताया हुआ है कि अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 1 यूनिट का मटेरियल खर्च करेंगे, 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो दो यूनिट का मटेरियल खर्च करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी आप मटेरियल भी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, और इस तरह आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और जैसी टोटल कॉस्ट बढ़ती है तो वो ये शो करती है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। चलें जी, मैंने आपके साथ मिलकर ये क्वेश्चन कर लिया है, आप अपने तौर पर भी इसको करने की कोशिश करें। जितना मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया है, उसको हमने कोशिश की है कि उसको टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 के जरिए उसको सॉल्व किया। चलें जी, एक और बड़ा जबरदस्त सा ब्रांड न्यू क्वेश्चन जिसके अंदर हमें कुछ ग्राफ्स बना के दिए गए हैं। हमने ऐसे ग्राफ्स पहले भी जो है ना वो सॉल्व किए हैं, उसको अंडरस्टैंड किया है, और इन ग्राफ्स के जरिए हम ये बता पाए थे कि हमारा ये जो ग्राफ है, जो भी शक्ल का ग्राफ बना होगा, वो किस चीज को शो करता होगा, वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को, स्टेप फिक्स कॉस्ट को, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट को शो करता होगा। अब बगैर जो है ना वो टाइम को ज्यादा गुजारे हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि ये कॉस्टें कौन सी हैं। अच्छा, इनका जवाब जो है ना ये नीचे टैब्स में देना है आपने। वो कहता है कि पहली टैब ये है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। पहले टैब के बारे में लिखा हुआ है टोटल फिक्स कॉस्ट इज शोन इन ग्राफ। वो कहता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट किस ग्राफ में शो की जा रही है। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारा जो है ग्राफ जितने भी दिए हुए हैं वो सारे के सारे कौन कौन से हैं। ये 6 ग्राफ दिए हुए हैं। इन 6 ग्राफ के जरिए आपने बताना है कि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट किस ग्राफ में है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ग्राफ नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब है, कि अगर हम ग्राफ नंबर 4 को कहें कि टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व है तो बिल्कुल बेजानी होगा, बिल्कुल सही होगा। और वो किस वजह से मैंने कहा है कि जो वर्टिकल एक्सिस हैं, ये वाला जो एक्सिस है, सॉरी, ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला एक्सिस है ये इस तरफ लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। ये लेवल ऑफ एक्टिविटी का कर्व है या एक्सिस है, और ये जो है वो टोटल कॉस्ट का एक्सिस है। देखें, टोटल कॉस्ट जो है वो यहीं पर ही रुकी हुई है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे रुकी हुई है, लेकिन एक्टिविटीज जो है ना वो बढ़ रही हैं। देखें, एक्टिविटीज इस तरफ बढ़ती हैं, कॉस्ट जो है ना वो एक ही जगह पे रुकी हुई है। तो एक ही जगह पे रुकी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व। इसको हम देख भी लेते हैं, चेक भी लेते हैं, ताकि जो है आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन हो जाए। देखें जी, 4 नंबर, ये देखें 4 नंबर, ये पहला पहला जो कर्व है वो किस चीज का है, टोटल फिक्स कॉस्ट का है। ठीक हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टैब के लिहाज से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज शोन इन ग्राफ। अब जरा याद करें आप कि वेरिएबल कॉस्ट को जो कर्व होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और लेफ्ट से राइट अपवर्ड मूव करता है। अब जरा देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है वो कौन सा कर्व ऐसा है जो कि वेरिएबल कॉस्ट को शो करता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो देखें, ये वाला जो कर्व है, ये कर्व नंबर 1, ये जो ग्राफ 1 है, वो ये शो करता है कि ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलें इसको चेक भी कर लेते हैं। देखें जी, देखें जी 1, ये देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो कौन सा है, 1 है। इसी तरीके से मजीद क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तीसरे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत जबरदस्त। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कौन सा है वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है। अब आपको याद करें जरा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कर्व क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एलिमेंट फिक्स कॉस्ट का और थोड़ा सा एलिमेंट जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट का। पहले फिक्स कॉस्ट शो करवाई जाएगी, और फिक्स कॉस्ट की जो लाइन होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन जिस तरह इसमें शो करवाई गई है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह की जो है ना वो फिक्स कॉस्ट होगी, और इस तरह ऊपर की तरफ जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। जरा चेक करें कौन सा जो है ना वो ग्राफ इस चीज को शो करता है। मैं भी जो है ना वो आपके सामने रखता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी मुझे बताएं कि वो कौन सा हो सकता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जिस तरह मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपकी भी अंडरस्टैंडिंग उस तरह हो चुकी होगी। देखिए जरा, यहां तक
ये वाला कर्व जो है यहाँ तक जो है ये फिक्स कॉस्ट है, और यहाँ से ऊपर जो है वो किस चीज को शो करता है, वेरिएबल कॉस्ट को शो करता है। जब कभी भी एक ही ग्राफ के अंदर दो दो कर्व शो हो रहे हो, तो ऐसे ग्राफ को जिसके अंदर एक खास लेवल पे कॉस्ट फिक्स रहती है और एक खास लेवल से ऊपर कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि वो लेफ्ट से राइट अपवर्ड मूव कर रही होती है। इसलिए ग्राफ नंबर 3 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। देखें ये जी, ये देखें ग्राफ नंबर 3 जो है वो किस चीज का कर्व है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। चलें जी, अब आ जाएं नेक्स्ट। चलें जी, अब वो कहता है कि जो चौथा ग्राफ है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज शोन इन ग्राफ। वो कहता है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो किस ग्राफ में शो हो रही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये है कि फिक्स कॉस्ट जो होती है ना पर यूनिट, वो डिक्रीज करती है। और डिक्रीज कैसे करती है, इसका तरीकेकार को चेक करने का तरीकेकार क्या है कि आपने क्या करना है, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। और अगर आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, तो फिर ऐसी कॉस्ट डिक्रीज करने को हम क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट कहेंगे। तो अब वो पूछ भी यही रहा है कि फिक्स कॉस्ट जब डिक्रीज हो रही होती है तो उसके लिए कौन सा कर्व होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो जबरदस्त यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, ये वाला ग्राफ, ग्राफ नंबर 6। ग्राफ नंबर 6 जो है वो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को शो करवा रहा है। वो किस तरह शो करवा रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड मूव करेगा, तो फिर वो कौन सी कॉस्ट होगी, वो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक हो गया। देखें मैं उसकी मिसाल भी दे देता हूँ। सवाल के अंदर ये इस लेवल पे आपकी फिक्स कॉस्ट थी, ठीक है। अच्छा, इस लेवल से जैसे जैसे यूनिट बढ़ते गए, यहां से इस तरफ मूव करते गए, जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। और ये बात याद रखें कि ये जो ये वाला कर्व है, ये पर यूनिट का कर्व है, ये टोटल का कर्व नहीं है, ये पर यूनिट का है। और ये क्या है, लेवल ऑफ एक्टिविटी का है। तो ये वाला जो छह ग्राफ है वो किस चीज को शो कर रहा है, आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज शोन इन द ग्राफ। वो कहता है कि जी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो कौन सा ग्राफ शो कर रहा है। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिहाज से फिक्स रहती है। तो फिक्स रहती है तो फिर ये वाला ग्राफ बना हुआ है ना, ये इसी चीज को शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ। ऐसे समझ लें कि आपका टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ भी यही है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ भी यही है। आप जरा अपने पिछले जो लेक्चर है उसको देखें और उसको दोबारा चेक करें। मैंने क्या बात बताई थी, बिल्कुल उसके मुताबिक ये बात पूरी कर रही है। तो ये आपका पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी यही है, ग्राफ भी यही है, और टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ यही है। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी हो जाए, आपकी कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आखिरी जो है वो क्वेश्चन किस चीज का है, आखिरी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन, स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट में आपने सिर्फ क्या ढूंढना है, बस आपने जो है ना वो स्टेप्स ढूंढनी है, सीढ़ियां ढूंढनी है। और सीढ़ियां इन छह के छह ग्राफ में, एक ग्राफ नंबर 2 में नजर आ रही है। ये देखिए ग्राफ नंबर 2, ये देखिए सीढ़ियां, ऐसे एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है वो स्टेप्स की तरह होती है, और उसकी शक्ल ये है। अगर आपके पेपर के अंदर इस तरह की कोई शक्ल बनी हुई आ जाए और आपके एमसीक्यूज में इस तरह का कोई सवाल पूछा आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि आप भूलेंगे नहीं और आप इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट कंसिडर करके अपने एमसीक्यू को लॉक कर देंगे। चले जी, मेरा ख्याल है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है और आप बड़े अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकेंगे। ले जी, बहुत जबरदस्त टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर हमने कॉस्ट बिहेवियर के लिहाज से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, इसमें टोटल 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। उन 4 स्टेप्स के जरिए आपने क्या करना है कि एक ही कॉस्ट, जो एक ही फिगर दी होती है उसके अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसमें दी होती है, उसको 2 हिस्सों में आपने सेपरेट करना होता है। आपने ये बताना होता है कि इस खास कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट कितनी है और इसमें से जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। अगर मैं ये कहूँ आपको कि बिजली का बिल आया है और बिजली का बिल की टोटल अमाउंट है फॉर एग्जांपल 10,000 पे,
तो हम एक फार्मूले के जरिए ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस 10,000 में से फिक्स कॉस्ट कितनी है, मींस के मीटर रेंट कितना है, और बाकी जो यूनिट्स खर्च हुए हैं उसका बिल कितना है, और दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन दोनों को अलग अलग करके बताएंगे कि इस 10,000 में से इतनी फिक्स कॉस्ट है और इतनी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक हो गया। चले, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज करना है उसको कहते हैं हाई एंड लो मेथड। यहां पर दिया हुआ है हाई एंड लो मेथड। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कितनी फिक्स कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, आपने याद रखना है हाई एंड लो मेथड। ये है आपके पास टॉपिक। Whenever you are required to separate the fixed cost and the variable cost from a single cost unit, you have to apply high and low method to separate these two costs. बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला होता है। वो होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी फर्दर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ये देखें जरा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्टिविटी लेवल पे। मसलन मैं यहीं पे एग्जांपल आपके सामने फिट करता हूँ कि एक्टिविटी लेवल क्या है। मसलन हम बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, बिजली के बिल में एक्टिविटी लेवल क्या है कि कितने यूनिट खर्च हुए हैं। मसलन 100 यूनिट खर्च हुए हैं, ठीक है, 100 यूनिट खर्च हुए हैं, और एक यूनिट की जो है ना वो कॉस्ट कितनी है, 100 रुपया। तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आंसर कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल में 100 × 100 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, 10,000 रुपये। ठीक है। और आपकी जो है वो फिक्स कॉस्ट कितनी है, जितनी भी फिक्स कॉस्ट होगी वो उसको यहाँ पे लिख देंगे, जितनी वेरिएबल कॉस्ट होगी उसको यहाँ पे लिख देंगे, दोनों में जमा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। आप ऐसे समझ लें कि टोटल बिजली का बिल ये है, टोटल जो है वो यूनिट्स का बिल ये है, और मीटर का रेंट जो है वो ये। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपने ये समझ लिया। चलें, अब देखिए हाई एंड लो मेथड अप्लाई कैसे होता है। हमने 4 स्टेप्स के ऊपर काम करना है। ये अगर 4 स्टेप्स के ऊपर काम कर लेंगे तो हमें हाई और लो मेथड भी अप्लाई करना आ जाएगा, और उसके जरिए हमें ये सीखने का मौका मिलेगा कि इस मेथड को अप्लाई करने से फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, सिलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स। हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। आपके सवाल के अंदर जो है ना वो डाटा जिस तरह दिया होगा ना, डाटा इस तरह दिया गया होगा कि आपको कहा जाएगा कि इतने यूनिट खर्च करें तो इतना बिल आएगा, इतने यूनिट खर्च करें तो इतना बिल आएगा, इतने यूनिट खर्च करें तो इतना बिल आएगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल ढूंढना है, मींस के सबसे ज्यादा यूनिट्स जो है ना वो किस कॉलम में दिए हुए हैं, और सबसे लोएस्ट यूनिट्स ढूंढने हैं। दोनों को ढूंढने के बाद आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास यूनिट जो है वो कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले एक पेज के ऊपर एक डाटा दिया हुआ है, हम मैं उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखें जी, ये डाटा दिया हुआ, यहाँ पे हमने स्टेप 1 को जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है। देखें, यहाँ पर दिया हुआ है 3,000 यूनिट्स, ये 3,000 यूनिट्स हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है 1,000 यूनिट। ठीक है। तो वो कहता है कि 3,000 यूनिट्स के ऊपर जो है वो आपका हाईएस्ट लेवल है, और 1,000 यूनिट के ऊपर आपका लोएस्ट लेवल है। ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरह का कुछ सवाल दिया गया होगा। हम इसको मजीद अभी देखते हैं स्टेप 2 क्या होता है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, चलें जी, स्टेप टू में हमने कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम करनी है। ये वाली जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ये सवाल में नहीं दी होती, ये स्टूडेंट ने खुद कैलकुलेट करनी होती है। और उसका फार्मूला क्या होता है, जो चीज मालूम करनी है उसको हमने लेफ्ट हैंड पे रखना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और इसका फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी। हमने कहा कि जिस वक्त हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी तो उसके सामने भी एक अमाउंट लिखी होगी।
और वो अमाउंट किस चीज की होगी, टोटल कॉस्ट की होगी। इसी तरीके से सारी एक्टिविटीज को ढूंढते ढूंढते पता चलेगा कि लोएस्ट लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी दी हुई है, तो उसके सामने उसकी कॉस्ट भी दी गई होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट को यहाँ पे रखना है और लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट को यहाँ पे रखना है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी को यहाँ पे रखना है और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी को यहाँ पे रखना है। ठीक हो गया। तो कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करेंगे, हाईएस्ट कॉस्ट में से लोएस्ट कॉस्ट माइनस करेंगे, हाईएस्ट एक्टिविटी में से लोएस्ट एक्टिविटी माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद आपस में माइनस करने के बाद डिवाइड करेंगे, तो आंसर आपका आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये फार्मूला आपको ये बताता है कि आपने एक यूनिट जो है वो कितने का बनाया या कितने का खर्च किया। ठीक है, अगर प्रोडक्शन है तो बनाया होगा, और अगर खर्च किया होगा तो फिर वो आपका एक्सपेंसेस होगा। तो वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम अपने फार्मूले को आगे लेके चलते हैं, स्टेप 3 पे लेके चलते हैं। स्टेप 3 में वो कहता है कि जब ये फार्मूला हल हो जाए और हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए, तो हमने एक फार्मूले के अंदर इन चीजों को पुट करना है। एक्चुअली तौर पर तो हमें जो है ना वो फिक्स कॉस्ट मालूम करनी होती है। तो स्टेप 3 में लिखा भी यही हुआ है कि कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, वो कहते हैं कि जी आपने चूंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर ली है, इसी के जरिए आपने इसको तीसरे स्टेप पे लेके जाना है। और इस स्टेप में क्या होगा कि आप किसी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट उठा लेंगे, या हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट उठा लेंगे, या तो फिर लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट उठा लेंगे, और उसमें से आपने जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना है और फिक्स कॉस्ट को अलग करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें वेरिएबल कॉस्ट का रेट तो पता चल गया है, फिक्स कॉस्ट का जो है ना वो अमाउंट मालूम करनी है, तो जो मालूम करना है तो उसको बाहर रखते हैं। तो हमने क्या करना होगा, फिक्स कॉस्ट को बाहर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और फार्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट में से जिस लेवल ऑफ एक्टिविटी को उठाया होगा, चाहे लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहे हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, जिसकी कॉस्ट को भी उठाया होगा, आपने उसकी कॉस्ट यहाँ पे रखनी है और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे माइनस करेंगे कि जी आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रेट आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है कि एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए है। फार्मूला हल करने के बाद आपको पता चला कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्टिविटी लेवल पे। और एक्टिविटी लेवल का मतलब ये हुआ कि अगर आपने हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी की कॉस्ट उठाई है, ठीक है, तो फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी को उठाया तो हम लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा आपकी क्या कहलाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। चौथे स्टेप में आपसे वो ये प्रिडिक्ट करवाएगा कि अगर मैं आने वाले वक्तों में इतने यूनिट प्रोड्यूस करूं तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो टोटल कॉस्ट को वो प्रिडिक्ट करवाना सिखा रहा है आपसे, और लिख भी रहा है कि यूज द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वैल्यूज फ्रॉम स्टेप 2 to 3। 2 से लेके 3 तक जो स्टेप्स हमने इसमें कैलकुलेट किए हैं, इन्हीं को यूज करते हुए हमने आने वाले अरसे के लिहाज से कॉस्ट को एस्टिमेट करना सीख लेना है, प्रिडिक्ट करना सीख लेना है, या फोरकास्ट करना सीख लेना है। मसलन हमारा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी था वो 3,000 था, लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,000 था। हमने कहा कि अगले साल हम 4,000 यूनिट पैदा करेंगे। तो हम जब 4,000 यूनिट पैदा करेंगे तो हम कितनी उसकी कॉस्ट अदा करेंगे, उसका फार्मूला बड़ा आसान सा है। तो वो क्या है, टोटल कॉस्ट मालूम करने जा रहे हैं हम, फ्यूचर के लिहाज से टोटल कॉस्ट मालूम करने जा रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए हमने लफ्ज क्या यूज करना है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये आपने स्टेप 3 पे ये जो कैलकुलेट की थी, यही फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आपने पुट कर देनी, जितनी भी अमाउंट लिखी होगी या कैलकुलेट हुई होगी यहाँ पे लिख देंगे। और वेरिएबल कॉस्ट आपने क्या करनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो आपने यहाँ पे ये 10 रुपए कैलकुलेट की हुई थी, आपने 10 को मल्टीप्लाई कर देना है जितने यूनिट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर बात की कि आप 4,000 यूनिट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो 4,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4,000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आंसर आ जाएगा 40,000। फिक्स कॉस्ट आपने स्टेप 3 पे जो कैलकुलेट की थी वो यहाँ पुट की हुई थी। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी फिक्स कॉस्ट थी 4,000, इस 4,000 में 40,000 जमा करेंगे तो 44,000 जो आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मेरे ख्याल में मैंने जिस तरह आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, और हम इसी के जरिए एक क्वेश्चन भी करते हैं।
चलें जी, आज हम एक क्वेश्चन करते हैं और इंशाल्लाह आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जिस जिस तरीके से ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 दी हुई है, ये जो स्क्रीन पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 नजर आ रही है, हम इसको इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रिक्वायरमेंट्स जो दी हुई हैं, वैसे वैसे ही हल करेंगे। वो कि हमें उसने 4 स्टेप्स में सवाल हल करना सिखाया है, तो वो 4 स्टेप्स वो खुद ही जो है वो आपसे करवा रहा था कि आपको जो पहले समझाया हुआ वो याद भी हो जाए और स्टेप्स भी याद हो जाए। तो पहले स्टेप में हम क्या करते थे? हम पहले स्टेप में आइडेंटिफाई करना सीखते थे कि जी हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है और हाईएस्ट लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है, वो आइडेंटिफाई करना सीखते थे। चले, तो पहले तो इसको ही कर लें, क्योंकि पहले रिक्वायरमेंट में उसने कॉस्ट पर यूनिट आपसे मांगी हुई है। तो कॉस्ट पर यूनिट मांगने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है। तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि 3 किस्म की लेवल ऑफ एक्टिविटी सवाल में दी हुई है। लेवल ऑफ एक्टिविटी मीन्स 3 किस्म का प्रोडक्शन का लेवल दिया हुआ है। कभी वो कहता है कि 200 यूनिट पैदा करते हैं, तो कॉस्ट कितनी अदा करते हैं? 7,000 रुपये। अगर वो कहता है कि 300 यूनिट पैदा करते हैं, तो कॉस्ट कितनी अदा करते हैं? 8,000 रुपये। और अगर वो कहता है कि अगर 400 यूनिट पैदा करते हैं, तो 9,000 रुपये कॉस्ट अदा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे डिफरेंट लेवल ऑफ कॉस्ट अदा करते हैं। हमने क्या करना है? हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी ढूंढनी है। ये हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी ढूंढ ली। इसके सामने जो कॉस्ट दी हुई है वो 9,000 रुपये आपकी हाईएस्ट कॉस्ट है। अच्छा, लोएस्ट लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है आपका? 200 यूनिट्स है और इसकी कॉस्ट कितनी है? 7,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? पहले रिक्वायरमेंट को हम जो है ना वो सॉल्व करेंगे। पहले रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा। रिक्वायरमेंट का नाम भी लिखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और इसका फार्मूला क्या होगा? आपने क्या करना है? हाईएस्ट कॉस्ट को लेना है, हाईएस्ट कॉस्ट को। ठीक है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, गो कि आप ये फार्मूला याद करेंगे फ्यूचर में। हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, और डिवाइड करेंगे हाईएस्ट एक्टिविटी, हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। चले, अब हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है? 9,000 रुपये। लोएस्ट कॉस्ट कितनी है? 7,000 रुपये। हाईएस्ट एक्टिविटी कितनी है? 400 यूनिट। लोएस्ट एक्टिविटी कितनी है? 200 यूनिट। जब इनको आपस में माइनस करने के बाद, इसको ऊपर वाली अमाउंट को भी और नीचे वाली भी फिगर्स को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 9,000 माइनस 7,000, 2,000 आ जाएगा आंसर। और इधर से एक्टिविटीज में 400 माइनस 200 डिवाइड करें, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, हमने क्या करना है? ऊपर के 2,000 को डिवाइड करना है 200 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 10। 10 का मतलब क्या है कि हमारी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 10। और हमारा इस तरह रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर बी, कैलकुलेट दी टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। आपको याद होगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट का फार्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमने इस फार्मूले को कैसे हल करना है? टोटल कॉस्ट हमारी किसी भी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे उठा लेते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटीज तो 3 दी हुई हैं, चाहे 200 उठा लें, चाहे 300 उठा लें, चाहे 400 उठा लें, किसी भी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी को उठा लें। मसलन हम उठा लेते हैं 200 के लेवल ऑफ एक्टिविटी को उठा लेते हैं। तो 200 के लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 7,000। हम 7,000 को बाहर रखेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, सॉरी, हम चूंकि मालूम करने जा रहे हैं फिक्स कॉस्ट, तो क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट को बाहर लिखेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? 7,000। और हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट को मालूम करने का फार्मूला होता है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो कैलकुलेट की है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 200। 200 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2,000 रुपये। अच्छा, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 7,000 रुपये। 7,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा? 5,000। 5,000 आपकी क्या हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि चाहे आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़े या घटे,
आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे 300 यूनिट पैदा करें चाहे 400 यूनिट पैदा करें, आपकी फिक्स कॉस्ट 5000 ही रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीकेकार। उसके बाद वो कहता है कि सी में आपने क्या एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट टोटल कॉस्ट इफ द आउटपुट इज 350। वो कहते हैं अगर 350 अगर आउटपुट हो तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। अब यहाँ पर आपको वो सिखाना चाह रहा है कि आप मुझे पेशेंट गोई करके बताएं या प्रेडिक्ट करके बताएं कि जी आपकी 350 यूनिट अगर प्रोड्यूस करें तो कितनी कॉस्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी, वो वेरिएबल कॉस्ट को मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अब आप इस वक्त इस सवाल के अंदर 350 यूनिट जो है ना की टोटल कॉस्ट मालूम करने जा रहे हैं, तो फार्मूला मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। हमारे सवाल के अंदर फिक्स कॉस्ट पैसे पहले से मालूम है, हमने क्या करना है फिक्स कॉस्ट को एज इट इज पुट कर देंगे। और वो कितनी है, 5000 रुपये। ठीक है। अच्छा, प्लस का निशान यहाँ लगा देते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट रेट पहले से दिया हुआ है 10 रुपये। ठीक है। और कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, 350 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 350 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 3500। ठीक है। ये 3500 और ये 5000 रुपये आपकी फिक्स कॉस्ट पहले से जो दी हुई है, इसको ऐसे ही ट्रैक डाउन कर लेंगे। और इसको जब जमा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8500। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 350 यूनिट पैदा करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी अदा करनी पड़ेगी, 8500 रुपये अदा करनी पड़ेगी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन डी जो है, रिक्वायरमेंट नंबर डी जो है ना, वो भी इस तरीके से आपसे पूछ रहा है कि अगर 600 यूनिट पैदा करें तो कितनी कॉस्ट आएगी। आपने क्या करना है, 350 यूनिट जिस तरह लिखे हुए हैं यहाँ पे 600 पुट कर देना है, 10 से जरा देनी है, यहाँ पे 6000 आ जाएगा। ठीक है। और ये 5000 कॉस्ट जो है ऐसे ट्रैक डाउन कर लेंगे। इस तरह आपकी जो है ना वो टोटल कॉस्ट 600 यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 11,000। ठीक है। अब इस सवाल को देख भी लेते हैं कि कैसे उसने हल किया है, ताकि आपको जो मैंने सिखाया है वो आप सारे के सारे देख लें। पर यूनिट कॉस्ट देखें 10 रुपये आ गई। ये देखें, पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपये। कैसे कैलकुलेट की, जिस तरह मैंने कैलकुलेट की थी वही तरीका है। फिर फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की है उसने, फिक्स टोटल कॉस्ट में से जो है वो वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। जिस तरह मैंने बताया था ना कि किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे चेक कर लें, आपका आंसर जो है ना फिक्स कॉस्ट का सेम आएगा। देखिए उसने, मैंने हल किया था 200 के लेवल पे, उसने हल किया है 400 के लेवल पे। तो 400 के लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी है, सामने देखें सवाल में देखें तो 9000 रुपये है। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं उसको पर यूनिट कॉस्ट पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपकी वेरिएबल कॉस्ट 4000 है, 9000 में से 4000 माइनस करें तो आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट 5000 हो जाएगी। ठीक हो गया। आगे चलते सी देखें। सी में हमने 350 यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट किया था, देखें 8500 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। और डी में हमने जो है ना वो 600 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करी थी 11,000, तो ये देखें 11,000 आ गई। ये था हमारा क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर के लिहाज से एक ऐसा मेथड जो कि हमें ये बताता है कि अगर हमें अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करना हो तो हम किस मेथड के जरिए उसको सेपरेट करते हैं। तो मेथड का नाम क्या होगा, हाई एंड लो मेथड। और उसमें कौन कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे और कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल होंगे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरी कोशिश थी कि आपको ये समझ आ जाए। अगर इसमें से फिर भी कोई मसला हो तो आपने नेक्स्ट क्लास में मुझसे जरूर पूछना है। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।